हेलो सभी व्यूवर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के नए अध्याय जिसमें ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से रिलेटेड कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखेंगे। इससे पहले की क्लास में हम लोगों ने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हल देखे थे, तो उससे आगे आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 32 तक कर लिया था, तो आज हम लोग आगे 33 से देखेंगे। तो इससे रिलेटेड अगर आप थ्योरी का क्लास देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको थ्योरी का क्लास मिल जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हल करेंगे कि अगर कोई थ्योरी आए तो उस थ्योरी को भी इस तरह से पढ़ लेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए उन सभी प्रश्नों का हल हो सके। तो 33 में देखेंगे। प्रश्न है, भारत में निम्न वायसराय में से किसके शासनकाल में इंडियन पिनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित हुआ? तो यह तीनों कोड कौन कौन, इंडियन पैनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, यह तीनों जो पास होता है वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में होता है। आइए हम लोग जानते हैं कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में और क्या कार्य होते हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं। देखा जाए, जब लॉर्ड डलहौजी 1856 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद छोड़ता है, तब क्या क्या था, पॉर्मेस्टन द्वारा, यानी जो लंदन में बना हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, कैनिंग को इस पोजीशन के लिए चुना जाता है। तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय होने से पहले आखिरी गवर्नर जनरल के रूप में भी होते हैं। आपको प्रश्न ये भी कभी कभी देखने को मिलता है कि आखिरी गवर्नर जनरल भारत का कौन था, क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि जो गवर्नर जनरल था वह जब 1857 के क्रांति के बाद वह जो महारानी विक्टोरिया थी, वह क्या की, वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता को निकालकर वह सोझे क्या करती है, वह प्रिंस को ट्रांसफ़र कर देती है, यानी राजा को ट्रांसफ़र कर देती है। तो इसके कारण जो उससे पहले जो थे वो दो तीन परिवर्तन हुआ कि उससे पहले एक्ट भी कहलाते थे, उसके बाद फिर अधिनियम भी कहलाने लगे। तो वही जो था लॉर्ड कैनिंग जो था वह अंतिम क्या होता है, गवर्नर जनरल होता है और भारत का प्रथम वायसराय के रूप में भी जाना जाता है। तो वही कह रहा है कि वह आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तथा क्या होता है, प्रथम वायसराय होता है। तो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में महत्वपूर्ण जो बात हुई थी वह हुआ था 1857 की क्रांति को इसने दबाया था। यह बोला जाता है कि 1857 को क्रांति को संभालने में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। यह केवल उसको संभालते भी नहीं है, दमन ही नहीं करता है, बल्कि वह क्या करता है, 1858 के पार्लियामेंट एक्ट को भी लाता है। आपको यह भी देखने को मिलेगा कि 1858 का क्या आता है, ब्रिटिश अधिनियम भी आता है, और उस अधिनियम के तहत क्या होता है, जो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे वह क्या कहलाते हैं, भारत के वायसराय कहलाने लगते हैं। जिसमें क्या होता है, भारत का प्रथम वायसराय कौन होता है, कैनिंग होता है। तो बोला जाता है कि वही जो कैनिंग थे, इनके शासनकाल में क्या हुआ था, आईपीसी दंड संहिता जो होता है वह भारत के अंदर, अगर आईपीसी का अगर आप जनरल भाषा में समझेंगे तो आईपीसी के अंतर्गत में होता है भारतीय दंड संहिता, यानी भारत के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए कुछ अपराधों की परिभाषा वह दंड का प्रावधान करती है, वह आईपीसी कहलाता है, यानी इंडियन पैनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो वही 1857 की क्रांति के बाद क्या होता है, भारत में कानून के नए नियम और नए तरीके से शासन करना शुरू करता है। कौन, लॉर्ड कैनिंग रहता है। वही आईपीसी को क्या करता है, 1860 ईस्वी में ड्राफ्ट किया जाता है, 1861 ईस्वी में वो पास होता है और 1862 ईस्वी में आईपीसी को शुरू किया जाता है। और एक इसके तहत सिर्फ आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही नहीं, और भी जो एक्ट होते हैं जैसे इंडियन सर्विसेज एक्ट 1861, वह भी इसी के शासनकाल में पास किया जाता। उसमें क्या था, कोई भी यूरोपीय या भारतीय जो 7 साल तक भारत में निवास कर लिए हैं वो भारत के ऑफिस में वहाँ पर कार्यरत हो सकते हैं। वह था किसके तहत, वह इंडियन सर्विसेज एक्ट के तहत। तो और भी एक्ट होते हैं, तो ये जो थे ये महत्वपूर्ण थे जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि लॉर्ड कैनिंग किन परिस्थिति में किस तरह से 1857 की क्रांति को वह दबाने में, दमन करने में कामयाब होता है, और उसके बाद वह किस तरह से 1858 का क्या करता है, भारत सरकार अधिनियम को लेकर आता है। और इस अधिनियम के तहत क्या होता है, बहुत सारा परिवर्तन होता है। जो सचिव का पद था, डायरेक्टर एंड कंट्रोल की जगह भारत सचिव का पद बनाया जाता है, क्योंकि उसके बाद क्या किया जाता है, 1857 के बाद जो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तहत में सोझे उठाकर उसको क्या कर दिया जाता है, वह यानी राजा और रानी के हाथों में डाल दिया जाता है।
यानी उसका डायरेक्ट अब नियंत्रण ईस्ट इंडिया कंपनी ना कर वहाँ के शासक के द्वारा इन जो प्रिंसेस होते हैं वह करने लगते हैं, जिसमें महारानी विक्टोरिया होती है। वो भी प्रश्न आगे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 34 में, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया था? तो कह रहा डाक टिकट। यह डाक टिकट की शुरुआत ऑफिशियली रूप से वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया जाता है। लॉर्ड कैनिंग नहीं, लॉर्ड डलहौजी होगा, क्योंकि 1854 ईस्वी में स्टार्ट होता है। तो जो है टिकट का शुरुआत 1 अप्रैल 1854 ईस्वी में किया जाता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। हालांकि बोला जाता है कि जो भारतीय डाक टिकट है वह जो शुरुआत है वह 1766 ईस्वी में भारत के जो क्लाइव थे उनके शासनकाल में ही हो जाता है। लेकिन वह जो 1786 ईस्वी में होता है, 1766 ईस्वी में होता है, और 1766 के बाद ठीक इसके 2 वर्ष बाद 84 ईस्वी में वो वहाँ पे एक प्रधान डाकघर भी बनाया जाता है। ये लेकिन यह जो था सिर्फ ब्रिटिश के पत्राचार के लिए, ब्रिटिश के काम कार्यों के लिए बुक किया जाता था। तो वो नॉलेज की दृष्टि से अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो विश्व में अगर डाक टिकट की शुरुआत की जाए तो वह ब्रिटेन में हुआ था, वह 1840 में। तो यह भी ध्यान में रखिएगा कि पूरे विश्व में अगर डाक टिकट की बात की जाए तो आज से 150 साल पहले ब्रिटिश में हुआ था। उस समय इंग्लैंड के राज सिंहासन पर महारानी विक्टोरिया होती है 1840 ईस्वी में। तो इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? वह लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। और क्या हुआ? तो सिर्फ डाक टिकट ही नहीं, अगर रेल की शुरुआत की जाए जो बम्बे से ठाणे के बीच में हुआ था वह भी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हो जाता है। भारतीय तार सेवा का भी विस्तार वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हो जाता है। तो तीनों जो प्रश्न हैं इनसे प्रश्न बार बार अल्टरनेट करके पूछे जाते हैं, वह सभी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही प्रारंभ होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 35 में, सती प्रथा का अंत करने और ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो कर रहा है लॉर्ड डलहौजी को, लॉर्ड विलियम बेटिंग को, लॉर्ड ऑकलैंड को, तो लॉर्ड कैनिंग को। तो यह जो है लॉर्ड विलियम बेटिंग, ये है वही लॉर्ड विलियम बेटिंग जिसका शासनकाल 1828 से 35 ईस्वी के बीच में रहता है। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1828, या वही लॉर्ड विलियम बेटिंग जो बोला जाता है कि सती प्रथा, यह सती प्रथा काफ़ी भयावह प्रथा थी। इस प्रथा में क्या होता था? सती प्रथा में अगर कोई भी पत्नी का पति मर जाता था तब उसके बाद पत्नी को या तो जिंदा जला दिया जाता था या जिंदा दफना दिया जाता था। काफ़ी भयावह प्रथा थी जो राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इस सती प्रथा को समाप्त किया। तो प्रश्न पूछा जाता है सिर्फ सती प्रथा ही नहीं, 1829 में सती प्रथा का समाप्ति होता है और 1830 ईस्वी में एक ठगी प्रथा भी चल रहा होता है उस समय, उसकी भी समाप्ति लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में ही किया जाता है। तो ध्यान में रखेंगे लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में एक और काम होता है, आधुनिक शिक्षा का जो प्रारंभ होता है, जो 1834 ईस्वी का क्या होता है? मैकाले अधिनियम इसी लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में आता है। वह भी प्रश्न ध्यान में रखेंगे जिस समय आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से 1834 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में जो होता है विधि सदस्य के तौर पर किसकी नियुक्ति की जाती है? वह मैकाले की नियुक्ति की जाती है। जो मैकाले का जो पद होता है सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में किया जाता है और उसी के पश्चात अंग्रेजी शिक्षा का प्रचलन होता है, जो स्कूल और कॉलेज में अंग्रेजी शिक्षा होने के लिए वह बात करता है। उसके बाद फिर और भी आता है 1834 के बाद 1854 का वुड डिस्पैच आता है जिसमें वो बात करता है कि जो क्या होना चाहिए, माध्यमिक से नीचे जो प्रारंभिक शिक्षा होना चाहिए वह लोकल भाषा में होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा अंग्रेजी तथा लोकल दोनों भाषा में होना चाहिए और उच्च शिक्षा वह अंग्रेजी में होना चाहिए। तो इस तरह से प्रश्न वह भी देखने को मिलेगा। तो ये था हम लोगों ने कुछ शिक्षा से रिलेटेड जो कौन लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में उसे भी हम लोगों ने देख लिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब लॉर्ड विलियम बेटिंग ही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 36 में, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कारण अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक, स्वायत्त यानी स्वतंत्र राज्य के संस्थापक। अब अवध के स्वायत्त वह थे सादत और बुरहान उल मुल्क के नाम से जाना थे, वही सादत खां थे। अब देखिए शहादत खां कौन थे, ये से क्यों कहा गया अवध के स्वायत्त राज्य के रूप में? तो शहादत खां कौन थे? यह जो शहादत खां थे इनको पहले क्या किया गया था? सूबेदार के रूप में नियुक्त किया गया था। तो कब किया गया था? वह 1720 यानी 1720 से 22 तक यह आगरा के सूबेदार के रूप में इनको नियुक्त किया गया था। किनके द्वारा? मुगल शासकों के द्वारा। आपको यह भी मालूम होगा कि सिर्फ अवध ही नहीं, मुगल शासकों जब कमज़ोर हुई थी, औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आए वो उतने योग्य नहीं थे। उसके बाद मुगल शासक कमज़ोर पड़ने लगे थे और उस कमज़ोर पड़ने के दरमियान में बहुत सारे जो मुगल के कंट्रोल में थे वो छोटे छोटे राज्य अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिए। और मुख्यतः स्वतंत्र आपको जितना भी देखने को मिलेगा वह वहाँ का या तो सूबेदार नियुक्त होगा या तो फिर दीवानी नियुक्त होगा। ये दो मतलब, क्योंकि इसके अंडर में
कंट्रोल होता था। दीवानी का कार्य क्या होता था, राजस्व से संबंधित था। और निजामत का कार्य यानी सूबेदार का कार्य क्या होता था, सैनिक से रिलेटेड, यानी सैनिक संरक्षण, पुलिस, फौजदारी कानून लागू करना। तो यही लोग मिलेंगे। तो उसी तरह जो सादत खां था उसे 1720 से 22 ईस्वी तक आगरा के सूबेदार के पद पर नियुक्त किया गया था। फिर उसके बाद 1722 ईस्वी में मोहम्मद शाह, उस समय मोहम्मद शाह होते हैं अब मुगल के, मोहम्मद शाह ने अवध का सूबेदार फिर उसको नियुक्त किया था 1722 ईस्वी में। कहाँ के बाद, आगरा के बाद। उसी के बाद वहाँ पर उन्होंने साम्राज्य को अलग से स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो यह सिर्फ अवध ही नहीं, अवध के अलावा कौन कौन था, बंगाल था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बंगाल के जो मुर्शिद कुली खां थे उसे भी कौन क्या था, वह औरंगजेब के टाइम में, जब औरंगजेब जिस समय जिंदा था उस समय वह औरंगजेब उसको क्या क्या था, बंगाल का दीवानी नियुक्त किया था। फिर 22 ईस्वी में 1717 ईस्वी में वह सूबेदार उसको बनाया गया था। हालांकि अंग्रेज का मृत्यु 1707 ईस्वी में हो जाता है, फिर उसको सूबेदार बनाया था। बाद में वह भी मुर्शिद कुली खां क्या करता है, बंगाल को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। उसके बाद फिर मुर्शिद कुली खां आता। मुर्शिद कुली खां के बाद देखेंगे सुजाउद्दीन आएगा, मुर्शिद कुली खां का दामाद होता है। फिर सुजाउद्दीन का बेटा आएगा, सरफराज खां आएगा, फिर अलवर्दी खां आएगा। तो इस तरह से वह क्या हो गया, स्वतंत्र हुआ। उसके बाद हैदराबाद के बाद और भी बंगाल के हैदराबाद भी था। हैदराबाद में हम लोगों ने देखे किस तरह से चिनकिलीज खां, जिसे निजामुल मुल्क के नाम से जाना था, जिसको दक्कन क्षेत्र का सूबेदार 1722 ईस्वी में बनाया गया था, वह भी अपने आप को क्या करता, स्वतंत्र कर लेता। तो अवध के साथ साथ में हम लोगों ने देखा किस तरह से बंगाल, हैदराबाद और अवध स्वतंत्र कर अपने आप को स्वतंत्र राज्य स्थापित करता, और वो जो करते उन सभी का नाम हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट प्रश्न 37 में देखेंगे, करा निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हो गए। कौन था, तो वह था शाह आलम द्वितीय। अब इस प्रश्न को समझेंगे, परिस्थिति क्या था। करा मीर कासिम और सुजाउद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का युद्ध घोषित किया। परिस्थिति, क्यों युद्ध घोषित किया, उस परिस्थिति को हम लोग जानते हैं। क्या होता है, प्लासी के युद्ध के बाद, जिस प्लासी के युद्ध में जिस तरह से जो कूटनीति अपनाता है रॉबर्ट क्लाइव, और उस कूटनीति को अपनाकर जो मीर जाफर यानी सुजाउद्दौला के शासनकाल में जो भी विद्रोही रहते हैं, वह उसे अपने ओर रिश्वत देकर अपने ओर शामिल करता है तथा उसे सत्ता का लोभ देना था। जैसे मीर जाफर क्यों शामिल होता अंग्रेज तरफ, उसका लोभ था, वह बंगाल का क्या बनना चाह रहा था, नवाब बनना चाह रहा था। और इसी को लालच देकर, रिश्वत के साथ साथ उसे खाब दिखाकर वह क्या करता, अंग्रेज अपने तरफ कर लेता, जिसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। और उस प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है, प्लासी का युद्ध जैसे ही ख़त्म होता है, उसके बाद मीर जाफ़र को क्या कहता है, वहाँ का नवाब बना दिया जाता है। उसके बाद मीर जाफ़र बोला जाता है इतना अयासी था कि वह सही से सत्ता को कंट्रोल नहीं कर पाता है। हालांकि मीर जाफ़र कठपुतली सरकारी होती है, वास्तविक नियंत्रण तो अंग्रेज के ही हाथ में होता है, लेकिन वह इस तरह से खुले हाथों से धन लुटाना स्टार्ट करता है कि उससे ना ही जमींदारी पड़ता, ना ही वसूली, ये सभी कंट्रोल में नहीं होता। और जो वसूली लगान का कार्य होता है धीरे धीरे क्या होता है, डगमडोल हो जाता है स्थिति। तब उस वक्त स्थिति ऐसा होता है कि जो मीर जाफ़र होता है, मीर जाफ़र का जो बेटा उस समय होता है मीरन कर उसकी मृत्यु हो जाती है उस बेटे की। तो इस समय अंग्रेजों को एक मौका मिल जाता है, उसके दामाद मीर कासिम को बुआ क्या कहता है, 1760 से 1763 ईस्वी तक वहाँ का नवाब नियुक्त करता है। चूँकि मीर कासिम जैसे ही वो क्या करता है, नवाब बनता हुआ एक योग्य शासक था, उसने जो जमींदारों के बीच अविश्वास फैला था, उसने कर जो चरमरा गया था, उस परिस्थिति को वो सुधारता है। यानी क्या कह सकते हैं, यानी आप क्या कह सकते हैं कि मीर कासिम जैसे ही क्या बनता है, वहाँ का जैसे ही नवाब उसको बनाया जाता है, तो वह क्या करता है, विद्रोही सेना, विद्रोही जमींदार जैसी विकट समस्याओं का हल निकालता है और वह एक योग्य शासक के रूप में उभरता है। जबकि क्या चाहिए, अंग्रेजों को तो एक कठपुतली सरकार चाहिए था, लेकिन वह उससे भी योग्य निकला, जिसके कारण क्या हो गया यह। और एक चीज़ और, जो मीर कासिम था उसे पता था कि जो मीर जाफ़र है किस तरह से शासक बना है, तो वह पता था, उसने अपने कई षड्यंत्रकारियों को, लगभग दर्जनों को मरवा दिया था मीर कासिम। तो एक फिर क्या होता, 1764 ईस्वी में अंग्रेज़ों के साथ एक झड़प देखने को मिल जाता है, जिसमें क्या होता है, अंग्रेज मीर कासिम को वहाँ से हटा देता है नवाब से। तब क्या होता है, जब युद्ध हो जाता है, तो इस युद्ध में हटाने के बाद मीर कासिम क्या करता है, सहयोग मांगता अवध के नवाब के साथ, क्योंकि अवध के नवाब उस समय काफ़ी योग्य शक्तिशाली थे। तब वह क्या होता है, वही अवध के नवाब जो होते हैं उनसे वह सहयोग मांगता है, और जो
कौन मुगल शासक शाह आलम द्वितीय होते हैं, वह उनके पास जाता है। वह तीनों मिलकर क्या होता, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई करने का योजना बना रहा होता है कि अंग्रेजों को हराना होता। यह बात जैसे ही अंग्रेजों को पता चलता, वह बिहार के बक्सर जिला में पहुंचता और दोनों वहीं पर इन तीनों कौन कौन, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों के बीच युद्ध होता है। और इस युद्ध में हालांकि ऐसा कहा जाता है कि इन तीनों को आपस में विश्वास भी नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी शाह आलम जो होते हैं वह क्या होते हैं, अंग्रेजों से मिले होते हैं। मतलब जैसे ही वो युद्ध हारने लगता है, शाह आलम जाकर अंग्रेजों से संधि कर लेते हैं, यानी मिल जाते हैं, निकल जाते हैं युद्ध से। तो इस तरह से उस युद्ध में क्या होता है कि तीन शासक एक तरफ भारत के और अंग्रेज अकेले, और इस युद्ध में तीनों की हार होती है। बोला जाता है यह ऐसा हार था, इस हार के बाद जो ब्रिटिश का जो है वह सत्ता मजबूत हो गया और उस दिन से वह सुदृढ़ हो गया। तो प्रश्न आपको कभी कभी यह भी देखने को मिलेगा कि मतलब कौन सा ऐसा युद्ध था जिसके बाद क्या हो गया, कंपनी का स्थिति सुदृढ़ हो गया, मजबूत हो गया। तो वही था बक्सर का युद्ध। तो वही प्रश्न पूछ रहा, बक्सर में युद्ध के अंग्रेजी पराजित हुआ शाह आलम द्वितीय। दो तो है ही थे, मीर कासिम तो हुआ ही था, शुजाउद्दौला हुआ ही था, और तीसरा था शाह आलम द्वितीय, जो अवध के जो किसके नवाब थे, जो दिल्ली में मुगल शासक के थे। नेक्स्ट देखिए 38 में, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन थे। वही प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ, बताइए प्लासी का युद्ध कब होता। प्लासी का युद्ध होता 1757 ईस्वी को। अगर पूरा पूछा जाए तो 23 जून 1757 ईस्वी को। तो उस समय मुगल सम्राट कौन थे, तो 1757 ईस्वी को। चूँकि शाह आलम जो द्वितीय होते हैं वह क्या होते हैं, शाह आलम द्वितीय हुआ आलमगीर द्वितीय के बाद बनते हैं। तो पहले आलमगीर द्वितीय होता, आलमगीर द्वितीय का जो शासनकाल है 1754 ईस्वी से 1758 तक होता है। तो वही 1758 तक क्या होते हैं, आलमगीर द्वितीय होते हैं। उसके बाद शाह आलम द्वितीय बनते हैं 1759 ईस्वी से 1806 ईस्वी तक रहते हैं। तो प्लासी का युद्ध क्यों हुआ था, थोड़ा सा इसे हम लोग समझते हैं, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। तो प्लासी का युद्ध किन परिस्थितियों में होता है, बात है 1756 ईस्वी को। जब 1756 ईस्वी में क्या होता है, सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हो जाता है। कहाँ, यूरोप में। तो उस सप्तवर्षीय युद्ध के बाद जैसे ही स्टार्ट होता है तो अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने जो गोदामों हैं उसकी किलाबंदी करने लगते हैं। तब अंग्रेज कलकत्ता को करने लगते हैं और फ्रांसीसी चंद्रनगर को करने लगते हैं। सिराजुद्दौला के मना करने पर फ्रांसीसी मान जाते हैं, लेकिन अंग्रेज नहीं मानते। तब क्या होता है, सिराजुद्दौला 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला कासिम बाजार पर आक्रमण करता तथा उसे अपने अधिकार में ले लेता। ठीक कुछ दिनों बाद 15 जून को वह कलकत्ता पर आक्रमण करता और उसे अपने अधिकार में ले लेता। और 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 ईस्वी को वह कलकत्ता के विलियम फोर्ट पर भी कब्जा कर लेता। वही विलियम फोर्ट जो अंग्रेजों के अंडर में था। उसी में जो रहते हैं गवर्नर ड्रेक और सेनापति मीनचिन जो होते हैं उन पर भी अधिकार कर लेता, और वह भागकर गवर्नर ड्रेक और सेनापति मीनचिन फुल्टा द्वीप पर भागकर चले जाते हैं। और यही 20 जून को जैसे ही वो अधिकार करता है, उसमें बोला जाता है कि वह 14/18 के कमरे में 146 व्यक्तियों को क्या करता है, पकड़कर बंद कर देता है। और बोला जाता है कि जब अगले दिन 21 जून को वह दरवाज़ा खोला जाता है तो उसमें मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचता है। यह भयावह घटना ब्लैक होल के नाम से आना था, जिसको हॉलवेल होता है, वह काफ़ी इसको क्या करता है, बढ़ाता है। और फिर बाद में आप देखेंगे कि जैसे ये घटना होती है उसके बाद यह रॉबर्ट क्लाइव को जैसे ही यह बात पता चलता है, रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से एक सैन्य टुकड़ी वह भेजता है, कहाँ, कलकत्ता। और चूंकि जैसे ही जो कौन था, ये शुजाउद्दौला, वह जो मणिक चंद्र होता है वह उसको वहाँ का क्या कर बना देता है, कलकत्ता का नाम अलीनगर कर देता है, और वह उसको वहाँ का मतलब कहिए उस समय के लिए उसको सूबेदार या दीवान के रूप में नियुक्त करके वहाँ पर आता हुआ उसके अंडर में रहता मणिक चंद्र के ही। बाद में मणिक चंद्र जैसे ही क्लाइव आता उसको रिश्वत देकर अपने ओर मिला लेता और फिर से वो विलियम फोर्ट पर अधिकार कर लेता। और वही जब विलियम फोर्ट पर अधिकार करता है तो वही क्या होता है, अलीनगर की संधि होती है 9 फरवरी 1757 ईस्वी को, जिसमें अलीनगर की संधि वही होता है कि जो भी एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र है वो एक दूसरे को वापस लौटा देगा, ये संधि होता है। और ना ही एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र में या एक दूसरे के में हस्तक्षेप करेगा, इस संधि के तहत ये होता है। उसके बाद क्या होता है कि जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव जो होता है वह क्या करता है कि जो चंद्रनगर था फ्रांसीसी कंट्रोल में, वो उस पर अधीन कर लेता। और वही क्या होता है, जो सिराजुद्दौला होता है उसको अलीनगर की संधि का उल्लंघन मानता है। इसी के विरुद्ध फिर भी क्या करता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होता है वह उसके विरुद्ध
युद्ध की घोषणा कर देता। और इस युद्ध की जब घोषणा होता है, चूँकि इस युद्ध से पहले रॉबर्ट क्लाइव को पता होता है कि यह युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव के पास उसमें देखा जाए तो मात्र 300 सेना होती है और सिराजुद्दौला के पास 1800 सेना। तो यह काफ़ी मायने है। अगर यह डाटा है जो हम कहाँ से बोले, तो अगर आप देखेंगे कि जो लंदन का इंडिया हाउस लाइब्रेरी है, उसमें भारत के गुलामी के 20,000 दस्तावेज मौजूद है। उस दस्तावेज में से एक दस्तावेज यह भी था कि रॉबर्ट क्लाइव जब प्लासी का युद्ध जीतना चाह रहा था तो उसमें इन्होंने ब्रिटिश के पार्लियामेंट से मदद मांगी थी, लेकिन उसने सैनिकों की मदद नहीं मिलने पर वही वो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, अपने 2 जासूसों को लगा देता है कि आप पता करो कि इसके जो अथी में शासन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो रिश्वत के नाम पर वह हमें सपोर्ट कर सकता है। तो वही पता चलता है, तो वही मीर जाफ़र होता है जिसको क्या है, राजगद्दी का लोभी देकर, शासन नवाब का लोभ देकर वह उसे अपने ओर मिला लेता है। और उसमें वही होता है मीर जाफ़र, जिसका मुख्य सेनापति रहता है। जब लड़ाई स्टार्ट होता है तो मुख्य सेनापति क्या होता है, युद्ध से हट जाता है और सिराजुद्दौला में इस युद्ध में सिराजुद्दौला के हार होते, वही प्लासी के युद्ध से नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये प्लासी युद्ध था जिस समय जो आलमगीर द्वितीय होते। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 39 में, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेटिंग था, कर्नवालिस था, हेस्टिंग्स था, वेलेस्ली था। करा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव, चूँकि रॉबर्ट क्लाइव कब होता है, रॉबर्ट क्लाइव जब 1757 यानी प्लासी का युद्ध खत्म होता है। प्लासी के युद्ध में ये नहीं होता, प्लासी के युद्ध में कौन होते हैं, प्लासी के युद्ध में वेंसीटाट होते हैं। लेकिन प्लासी के युद्ध के बाद क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव को ईस्ट इंडिया कंपनी का उत्तराधिकारी बनाया जाता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के उत्तराधिकारी के बाद वह 1760 ईस्वी तक रहता है। और उसके बाद इस चारों प्रश्न में से कौन उसका उत्तराधिकारी होता है? तो चारों प्रश्न में से इस चारों ऑप्शंस में से हेस्टिंग होगा, क्योंकि आपको मालूम होगा रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आता है, जो रॉबर्ट क्लाइव होता है उसके बाद ये हॉलवेल आता है 1760 ईस्वी में। फिर हॉलवेल के बाद वेंसीटट आता है जो 1760 से 65 तक रहता है। फिर 65 में तो भारत में आ जाता है रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि जैसे ही बक्सर का युद्ध का जीतता है तो उसके बाद वो उसको रॉबर्ट क्लाइव को भारत भेजा जाता है। वह क्या करता है, इलाहाबाद की दोनों संधि करता है। उसके बाद फिर बेरेलस्ट बनता है 1767 से 69 में। अब बेरेलस्ट के बाद कर्टियर 1769 से 72 ईस्वी, इसमें बंगाल अकाल भी आता है। बोला जाता है यही क्लाइव का द्वैत शासन के कारण ही बंगाल में एक द्वैत क्या बोलते अकाल का सामना करना पड़ा। उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि उस जो अकाल का होता है उसमें क्या होता है, क्या परिस्थिति बनता है। उसके बाद वही वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। वारेन हेस्टिंग का शासनकाल क्या होता है, 1767 से 69 ईस्वी। इसी के शासनकाल में जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा द्वैत शासन लाया गया था। द्वैत शासन क्या था उसकी चर्चा भी हम लोग आगे करेंगे। संक्षिप्त में आप समझ सकते हैं कि जो वास्तविक सत्ता रहता है वह कंपनी के हाथ में, और नाम मात्र का सत्ता हुआ वहाँ के नवाब के पास में होता है। यही होता द्वैत शासन, तो वही वारेन हेस्टिंग्स होता है। तो यह प्रश्न इस ऑप्शन कहने का मतलब ये जानना चाह रहा है, क्या आपको मालूम है कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन कौन से उत्तराधिकारी आए? अगर वो मालूम होगा तब इसका आप हेस्टिंग्स मानेंगे। हालांकि अगर रॉबर्ट क्लाइव के बात की जाए तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद डायरेक्ट हॉलवेल आए, हॉलवेल के बाद वेंसीटट, लेकिन वो ऑप्शंस में है ही नहीं। उसके बाद डायरेक्ट हेस्टिंग्स आता है कर्टियर के बाद, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका पर्याप्त होगा, हेस्टिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 40 में, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था। क्या था संघर्ष का प्रमुख कारण? पहला, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था। उसके बाद है अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। सी में अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंद्रनगर पर हमला किया था। काला कारावास ब्लैक होल की घटना। देखिए आप अगर चारों ऑप्शंस देखेंगे तो यह चारों ऑप्शंस घटना सही है, लेकिन यह घटना किसके एवज में देना? यह नवाब सिराजुद्दौला में ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के बीच का प्रमुख कारण देना। ये सभी कारण हुआ था। आप पहला ऑप्शंस देखेंगे कि ऑप्शंस पहला देखिए, अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के राज्यारोहण का विरोध किया था। हाँ, यह जवाब बिल्कुल सही है कि अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला का राज्यारोहण का विरोध किया था। क्या था इसे हम लोग थोड़ा समझते हैं कि अंग्रेजों द्वारा सिराजुद्दौला के नवाब की मान्यता नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि क्या होता था, उसका मानना था कि जो कौन है ये, मतलब अलवर्दी खां है, वो अलवर्दी खां का नाती था ना, क्योंकि अलवर्दी खां का कोई पुत्र नहीं होता है। तो वही क्या होता है कि बंगाल का जो प्राचीन परंपरा के अनुसार अगर कोई नया नवाब गद्दी पर बैठता था तो उस दिन दरबार लगती थी और उसके अधीन निवास करने वाले जो भी राजा, अमीर और विदेशी जातियों के प्रतिनिधि को दरबार में उपस्थित होकर उपहार भेंट करना पड़ता था कि वो नए नवाब को स्वीकार करते हैं।
परंतु सिराजुद्दौला के राज्याभिषेक के अवसर पर अंग्रेजों का कोई प्रतिनिधि दरबार में हाजिर नहीं हुआ था, क्योंकि वे सिराजुद्दौला को नवाब नहीं मानते थे। हाँ, तो यह बात सही था, लेकिन हाँ, इसके कारण संघर्ष नहीं हुआ यह कहना उचित नहीं है, प्रमुख कारण नहीं है, मानते नहीं थे, बात ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, अंग्रेजों ने व्यापारिक छूट का दुरुपयोग किया। हाँ, यही मेन कारण था, अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया, क्योंकि ना ही वह 1756 ईस्वी में जैसे ही जो यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट हुआ तो क्या हो गया, अंग्रेज और फ्रांसीसी अपना अपना किलाबंदी करने लगे। फ्रांसीसी तो मान गए, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, तभी तो ना सिराजुद्दौला उस पर अधिकार किया ना, उस अधिकार किया, उसके बाद वो प्लासी का युद्ध का घटना को देखो, तो मेन कारण तो यही था कि वो दुरुपयोग उसका करना स्टार्ट कर लिए थे। उसके बाद तीसरा है, अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों के उपनिवेश चंदनगढ़ पर हमला किया। यह भी सही बात है। यह हमला कब किया था, जब अलीनगर की संधि हो गई थी, तो वह अलीनगर की संधि के बाद, अलीनगर की संधि में क्या हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला क्लाइव के बीच हुआ थी। संधि के अनुसार कंपनी के क्षेत्राधिकार और विशेषाधिकार पुनः स्थापित हो गए थे। संधि के अंतर्गत कंपनी को अपने अधीन दुर्गीकृत करने एवं सिक्के ढालने की अनुमति प्रदान किया गया था। तो उसके बाद क्या होता है कि अलीनगर की संधि तो 9 फरवरी को होता है, 13 फरवरी को क्या करता है, क्लाइव और वाटसन मिलकर फ्रांसीसी के चंद्रनगर को अपने अंडर में ले लेता, छीन लेता। तो वही जो सिराजुद्दौला रहते हैं वह उसको अलीनगर के संधि का उल्लंघन करते, परिणाम स्वरूप क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध क्या कर दिया, षड्यंत्र करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद है काला कारावास, ब्लैक होल की घटना भी होती है, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरह से 4 जून को क्या करते हैं, वह कासिम बाजार पर आक्रमण कर उसे अपने अंडर में ले लेता है सिराजुद्दौला। फिर 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण करता है। 5 दिन के घेरे के बाद विलियम फोर्ट को भी अपने अंडर में ले लेता है, जिसमें गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचिन भागकर फुल्टा द्वीप पर पहुंच जाते हैं। उसके बाद उसी दिन को 20 जून को 146 व्यक्तियों को पकड़कर 14/18 के कमरे में बंद कर देता है। जब सुबह खोलता है तो 23 व्यक्ति बताती है। यह भी घटना, तो तीनों घटना इसमें घटित हुआ, लेकिन उसमें से सबसे प्रमुख का रहा है तो वह होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि अंग्रेजों ने व्यापारिक छूटों का दुरुपयोग किया। नेक्स्ट देखेंगे 41 में, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कह रहा प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने। अब प्लासी का युद्ध कब होता, अभी हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से 1756 ईस्वी में जब यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध स्टार्ट होता है, तब भारत में क्या अंग्रेज और फ्रांसीसी अपने अपने जो गोदाम था उसको किलाबंदी करना स्टार्ट करता है, जिसमें अंग्रेज कलकत्ता को और फ्रांसीसी चंद्रनगर को। तब सिराजुद्दौला के मना करने पर, यानी नवाब को मना करने पर अंग्रेज नहीं मानते हैं और फ्रांसीसी मान जाते हैं। तो अंग्रेज के नहीं मानने के कारण वह 4 जून को क्या होते हैं, 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण करता और उसे फिर अपने अधिकार में ले लेता। उसके ठीक कुछ दिन बाद 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर उसे भी अपने अंडर में लेता और 5 दिन के घेरे के बाद वह विलियम फोर्ट को भी पर भी अधिकार कर लेता है, जिसमें उसमें जो गवर्नर होते हैं, ब्रिटेन गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचिन भागकर अन्य अधिकारियों के साथ फुल्टा द्वीप पर जाते हैं, और वही उसी में ब्लैक होल की घटना भी होती है। तो इस घटना के बाद क्या होता है कि उस घटना को जब वो जीत जाता है तो जो ये कौन सिराजुद्दौला जो होता है, मनिक चंद को अलीनगर, यानी जो कलकत्ता रहता है उसको अलीनगर कहा जाता है, वो अलीनगर का उसको मनिक चंद्र को उसके अंडर में सौंप के वो चला जाता है। लेकिन बाद में क्या करता है, जैसे ही रॉबर्ट क्लाइव, जिसे ये पता चलता है, रॉबर्ट क्लाइव अपना सेना का एक टुकड़ी मद्रास से भेजता है। जब यह भारत में आता है, मनिक चंद को रिश्वत देकर अपने ओर मिला जाता है, फिर से वो विलियम फोर्ट पर अधिकार कर लिया होता है, कलकत्ता पर अधिकार कर लेता है। और उसके बाद फिर जैसे अधिकार करता है तो अलीनगर की संधि होती है। अलीनगर संधि का कौन करता है, उल्लंघन खुद स्वयं करता है, अंग्रेज करता है, जिसमें उसके बाद फिर वो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, षड्यंत्र करना स्टार्ट कर देता है, वही जासूस को लगा देता है, जिसमें फिर प्लासी का युद्ध घटना होता है। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। और इस प्लासी के युद्ध में कहा जाता है जो उसके मुख्य सेनापति मीर जाफर होते हैं, वह रिश्वत की लालच में तथा सत्ता की लोभ में वह अंग्रेजों का मदद करते हैं, क्योंकि वह जासूसों को लगाता था या पता कर, क्योंकि उसको पता था रॉबर्ट क्लाइव को कि कहाँ 300 की सेना और 1800 की सेना कभी भी 1 घंटे का भी युद्ध टिक नहीं पाएगा। तो इसके कारण वह इस प्रकार का षड्यंत्र रचता है और इस षड्यंत्र में वो रॉबर्ट क्लाइव कामयाब ही हो जाता है। हालांकि अगर इसके बारे में आप विस्तृत जानकारी देखना चाहते हैं तो मतलब बहुत सारे बुक्स हैं, जिसमें आप अगर एनसीईआरटी भी उठा के देखेंगे, फिर और भी पब्लिकेशंस का है, तो उसमें कहा गया है कि आखिर जो लंदन का इंडिया हाउस लाइब्रेरी है उसमें भारत की गुलामी के 20,000 दस्तावेज है। उस दस्तावेज में अगर देखा जाए तो उस दस्तावेज में कैसा भी है कि उस समय क्लाइव प्लासी के युद्ध के लिए सेना का मांग किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट से, लेकिन नहीं मिलने के कारण वो फिर इस तरह से युद्ध को जीतता है। तो वही मीर जाफर उसकी तरफ हो जाता है। तो वही उस समय होता है जो उसके कुछ जो सेनापति होते हैं, जिसमें मीर मदान और मोहन लाल ये जो होते हैं
वह प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला का सपोर्ट करते हैं। तो मोहनलाल और मीर मदन, ऑप्शन नंबर 1 और 4 ये दोनों व्यक्ति थे जो सिराजुद्दौला को सपोर्ट करते हैं। और कौन कौन थे जो उसके विरोध में होते हैं? वह एक व्यापारी होता है, राय दुर्लभ दीवान होता है, और सबसे बड़े बैंकर जगत सेठ यही शामिल था। क्लाइव ने धनी व्यापारी अमीन चंद्र भी था, उसी के माध्यम से वो सबसे संपर्क साधता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 42 में, ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए, कहाँ घटी? तो ब्लैक कोठरी यानी ब्लैक होल की घटना कब घटा था? हम लोगों ने देखा था कि ब्लैक होल की घटना जब सिराजुद्दौला के द्वारा कलकत्ता पर अधिकार किया जाता, अधिकार हुआ 15 जून को करता है, 15 जून 1756 ईस्वी को। फिर 5 दिन के घेरे के बाद वो विलियम फोर्ट पर भी अधिकार कर लिया होता है। वही विलियम फोर्ट पर जब अधिकार कर लिया होता है तो गवर्नर ड्रेक और सेनापति मिंचिन जो अंग्रेजी होते हैं और अन्य अंग्रेज अधिकारी भागकर फुल्टा द्वीप पर चले जाते हैं। उसी में से वह क्या करता है, 20 जून को 146 अंग्रेज बंदियों को पकड़कर वह 14/18 के कमरे में पकड़कर बंद कर देता है। जब सुबह में खोला जाता है तो मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित व्यक्ति हैं। और यही घटना ब्लैक होल की घटना जो कलकत्ता में घटी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 में, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। यह किस बंगला कवि का कथन है? कौन सा बंगला कवि का कथन है? तो वह हो जाएगा नवीन चंद्र सेन। तो आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि नवीन चंद्र सेन कौन थे। देखिए जो नवीन चंद्र सेन है, इनका जन्म 1756 ईस्वी में 1756 नहीं सॉरी मतलब 1847 ईस्वी में होता है, और 1847 में होता है, 1909 में इनका देहांत हो जाता है। यही नवीन चंद्र सेन जो थे वह बंगाल के कवि व लेखक के रूप में जाने जाते हैं। बोला जाता है बीए की उपाधि ग्रहण करने के बाद यह कुछ समय तक वह डिप्टी मजिस्ट्रेट के रूप में ब्रिटिश के टाइम में वो उस पद पर कार्यरत भी रहे थे। तो उन्हीं के द्वारा यह प्लासी के युद्ध के बाद दुख की काली रात का प्रारंभ हुआ। बोला जाता है इनके द्वारा एक कविता था, जो कविता था वह प्लासीर युद्ध था। वह प्लासीर जो युद्ध था ना, उसके कविता का नाम था। उसी युद्ध में वो उसका एक वर्णन करते, एक लंबी कविता होता है जिसमें वो सिराजुद्दौला और उन्हीं के जो अनुयायियों था द्वारा दिया गया धोखा एवं प्लासी युद्ध में हार का जो पूरा है वह वर्णन उसमें करते हैं। तो ध्यान में रखेंगे कौन था? प्लासीर युद्ध था। वह लंबी कविता होता, उसमें वो सभी वर्णन करते हैं प्लासी का युद्ध किस तरह से सिराजुद्दौला के अपने जो अनुयायी होते हैं उस तरह धोखा देते हैं, उन सभी का वर्णन है। तो नवीन चंद्र सेन हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 44 में, किस इतिहासकार ने 1765 से 1772 तक कंपनी के राज्य को डाकुओं राज्य की संज्ञा दिया था? कौन से इतिहासकार थे? वह थे के.एम. पनिक्कर। के.एम. पनिक्कर का फुल फॉर्म कैसे हो गया? कावलम, और एम से हो गया माधव। कावलम माधव पानिक्कर के द्वारा यह कहा गया था। यह कौन थे? इनके बारे में बात की जाए तो इनका जो जन्म है वह 1895 ईस्वी में त्रावणकोर भारत में होता है। त्रावणकोर भारत के ये जाने माने इतिहासकार होते हैं के.एम. पानिक्कर। वह राजनीतिक पत्रकार और विद्वान भी थे, साथ साथ में ऐसा नहीं कि सिर्फ वो ये थे विद्वान होने के साथ इतिहासकार भी थे, राजनीतिक भी थे। इनकी अगर शिक्षा की बात की जाए तो इन्होंने अपनी शिक्षा यह ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वहीं से वह शिक्षा प्राप्त करते हैं। उसके बाद जब वो भारत वापस लौट कर आते हैं तो अलीगढ़ और कलकत्ता विश्वविद्यालय में यह अध्यापन का कार्य करते हैं। तो क्या हो जाएगा? के.एम. पानिक्कर हो जाएगा। इन्होंने ही कंपनी राज्य को डाकुओं राज्य का संज्ञा कहा 1765 से 62 तक। क्यों कहा? देखिए 1765 से 72 ईस्वी तक वह क्लाइव का द्वैत शासन था। यह द्वैत शासन क्या था? मतलब देखिए इसमें क्या था, थोड़ा सा इस चीज़ को समझिए, थोड़ा सा इस पर हम प्रकाश डालते हैं कि जब रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, इलाहाबाद की संधि करता है। इलाहाबाद की संधि जब वह क्या करता है, 12 अगस्त को करता है। इलाहाबाद की संधि में वह शाह आलम द्वितीय के पास जाता है और शाह आलम द्वितीय को वह कितना यानी इलाहाबाद और काड़ा को देने के लिए राजी हो जाता है। उसके बदले में वह बिहार, बंगाल, उड़ीसा पर दीवानी उसके बदले में वो ले लेता है। उसके बाद वह शाह आलम द्वितीय को कितना 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में तथा निजामत के कार्य के लिए 53 लाख रुपए कर में, निजामत यानी कहने का मतलब जो सैनिक से रिलेटेड जो भी कार्य था उसके लिए वो राजी करता है। उसके बाद दूसरा संधि होता है 12 अगस्त का 16 अगस्त को, वह होता है किसके साथ? अवध के नवाब के साथ। वह अवध के नवाब के पास जाता है और इलाहाबाद और काड़ा जिला को वह किसको सौंपने के लिए कहता है? वह शाह आलम द्वितीय
को सौंपने के लिए कहा था। वह उस पर राजी हो जाता है और उसके बाद वह हर्जाना के रूप में अवध के नवाब से 50 लाख रुपये वह अपने को देने को बात करता है कि आपको देना पड़ेगा, तथा आपको ज़रूरत पड़ने पर जो है अंग्रेजी सेना को क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट भी करना पड़ेगा। साथ में आपकी जो सीमा रेखा हुआ अंग्रेजों के सैनिकों के द्वारा हुआ क्या की जाएगी, उसकी सुरक्षा की जाएगी। तो वह इस तरह राजा राजी हो जाता है और बोला जाता है कि इस तरह राजी होने के बाद वह दीवानी का कार्य जो है अंग्रेजों को क्या हो जाता है, शाह आलम द्वितीय से हासिल हो जाता है। दीवानी कहने का मतलब जो राजस्व से रिलेटेड जितना भी काम है, कर व्यवस्था और दीवानी कानून को लागू करने का अधिकार दीवानी के पास होता था। पहले दो होते थे, एक दीवानी होते थे और एक सूबेदार। सूबेद कार्य अर्थात निजामत। तो निजामत का जो कार्य था वह सैनिक संरक्षण, पुलिस और फौजदारी कानून लागू करना, ये तीन था। कौन कौन? सैनिक संरक्षण, पुलिस और फौजदारी कानून को लागू करना, यह सूबेदार अर्थात निजामत का कार्य था। तो दीवानी का जो अधिकार था यानी कर व्यवस्था और दीवानी कानून को लागू करने का अधिकार अंग्रेज तो पहले ही शाह आलम द्वितीय से वह हासिल कर लिया था। निजामत का कार्य जो था वह अभी क्या था, वह बंगाल के नवाब के पास था। हालांकि जैसे ही क्या होता है, जब मरता है कौन, ये मीर जाफ़र, उसके बाद उसका बेटा अल्पवयस्क निजामुद्दीन आता है, उस पर बहुत सारा संधि थोपकर निजामत का भी लगभग कार्य वह अपने अंडर में लेता है, यानी कि पुलिस, फौजदारी और सैनिक संरक्षण। और इस तरह से वह क्या होता था, मतलब लगभग काम ले लिया, लेकिन वह काम क्या करता था, अधिकार तो अपने अंडर में ले लिया, लेकिन इस प्रकार से जो जैसे दीवानी है, तो दीवानी वसूलने का कार्य अंग्रेज डायरेक्ट नहीं करते थे, वह भारतीयों को नियुक्त कर भारतीयों के द्वारा ही वो काम चला रहे थे, जिसके लिए उसने दीवानी नायब दीवान के रूप में दो भारतीयों को नियुक्त किया था, जिसमें रजा खां और सिताब राय को नियुक्त किया था। रजा खां कहाँ के थे? रजा खां को बंगाल का नियुक्त किया गया था और सिताब राय को बिहार का नियुक्त किया गया था। वही पंजाब का मुर्शिदाबाद केंद्र था और बिहार का पटना था। इस तरह से दो भारतीयों को नियुक्त करता है। तो उसके बाद निजामत का कार्य क्या होता था, नवाब के नाम पर चलता था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों के हाथों में होता था। तो इस तरह की उसकी द्वैध नीति, जो वास्तविक अधिकार किसके हाथ में होता था, वास्तविक अधिकार तो इसके अंतर्गत में कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में होता था, और जो उसका कठपुतली सरकार थी वह नवाब के नाम पर उस शासन चलता था। तो यही उसकी द्वैध नीति कहलाई, और यही द्वैध नीति को के एम पनिकर ने डाकू राज की संज्ञा के रूप में कहकर इसको संबोधन किया। नेक्स्ट प्रश्न 45 में देखेंगे, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति रिंग फेंस संबंधित है, किससे संबंधित है? वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, हेनरी लॉरेंस से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से। तो देखिए, जो रिंग फेंस पॉलिसी है वह जो संबंधित है वह वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। ये रिंग फेंस पॉलिसी क्या है? इस नीति का जो उद्देश्य था कि एक बफर जोन को बनाकर कंपनी के सीमाओं की रक्षा करना, और इस नीति में रिंग फेंस के भीतर शामिल किए गए जो भी राज्य होते थे उनको स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा दिया जाता था। यही था सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, यह था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लाया गया था। तो समझ गए इसमें क्या होता था, इस नीति के अंतर्गत एक बफर जोन बनाकर उसके भीतर शामिल राज्य होते थे और उनको स्वयं के खर्चों पर बाहरी आक्रमणों के विरुद्ध सैन्य मदद देने का भरोसा किया जाता था, जो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा लागू किया गया था। उसके बाद और भी देखेंगे, बेरजली की सहायक संधि, वह भी आपको देखने को मिलेगा। फिर लॉर्ड डलहौजी का जो संधि था, व्यक्तिगत का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्लैप्स, ये सभी संधि के तहत क्या हो गए, जो भी भारतीय राजवाड़े थे उसको किस तरह से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, करा इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? तो प्रश्न आ गया, अभी हम लोगों ने देखा था क्या था कि किस तरह से प्लासी के युद्ध के विजयी होने के बाद जब यह समाचार ब्रिटेन पहुंचता है तब क्या होता है, इंग्लैंड पहुंचा, तब सबका मत था कि जिसने भारत में अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी उसे ही साम्राज्य को सुदृढ़ करने के लिए भेजा जाए, अर्थात रॉबर्ट क्लाइव को। तो वही रॉबर्ट क्लाइव 10 अप्रैल 1765 को मद्रास आता है, 3 मई को कलकत्ता का कार्यभार संभालता है। उसके बाद वह इलाहाबाद का संधि करता है शाह आलम द्वितीय के साथ में जाके। वही शाह आलम द्वितीय के साथ वो संधि करता है और संधि करने के तहत वह दीवानी का अधिकार, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के दीवानी का अधिकार अंग्रेज अपने अंडर में लेता है और उसके बदले में इलाहाबाद तथा काड़ा का क्षेत्र शाह आलम द्वितीय को देता है, तथा शाह आलम द्वितीय को और क्या देता है, कितना लाख पेंशन की बात किया जाता है, लगता है 20 से 26 लाख, देख लीजिएगा एक बार, 26 लाख पेंशन की बात की जाती है। 26 लाख रुपए पेंशन और 53 लाख रुपए निजामत के कार्य के लिए दिया जाता है।
इस तरह से उस संधि के बाद दीवानी का कार्य अपने अंडर में लेकर वह दीवानी का कार्य क्या दो भारतीयों के द्वारा चलाया जाता। उस भारतीयों में से एक होते हैं, कौन होते हैं, बंगाल के होते हैं मोहम्मद रजा खां और बिहार के होते हैं कौन, सिताब राय। इन्हीं दो के माध्यम से वही जो बंगाल के जो दीवान नियुक्त किए जाते हैं, किनके द्वारा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। कारण यही रहता है कि ब्रिटिश डायरेक्ट अपने अंडर में प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व कंपनी नहीं लेना चाहता है। अगर ऐसा करता तो काफ़ी असंतोष जनता में हो जाता और काफ़ी आक्रोशता का सामना करना पड़ता। इससे बचने के लिए वह इस तरह का द्वैध नीति क्लाइव के द्वारा अपनाया जाता है। तो वही देखिएगा, यह मोहम्मद रजा खां के द्वारा यह जो बंगाल का दीवान नियुक्त किया जाता है, जिसका केंद्र मुर्शिदाबाद रहता है। तो अगर बिहार का पूछता तो सिताब राय हो जाता है, इसका केंद्र पटना होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 47 में। 47 में निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायाब नियुक्त किया। देखिए आ गया। तो अब देखिए दीवानी कार्य के लिए हम लोगों ने देखा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने दो को नियुक्त किया था। एक नियुक्त किया था बंगाल में, किसको किया था, बंगाल में किया था रजा खां को, और बिहार में सिताब राय को। तो वही है, राजा सिताब राय को बिहार में नियुक्त किया गया जिसका केंद्र पटना था, और जो बंगाल का नायाब रजा खां को नियुक्त किया जिसका केंद्र मुर्शिदाबाद था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था। अब यह भी काफ़ी रोचक कहानी है, उसे हम लोग समझेंगे कि रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था। देखिए क्या होता है, ये 1812 ईस्वी में जो है ये रंजीत सिंह जो अता मोहम्मद होते हैं, सूबेदार होते हैं, उससे कश्मीर को मुक्त कराना चाहते हैं। और आपको मालूम होगा कि इस जो अता मोहम्मद होता है उसके अंडरगर में अफ़गानिस्तान की शासिका जो वफा होती है उसका शौहर यानी पति जो शाह शुजा होता है उसकी कैद में होता है। तो शाह शुजा के जो पति वफा होती हैं वह रंजीत सिंह से आकर मिलती है और वह रंजीत सिंह से क्या करती, प्रार्थना करती है कि आप हमारे शौहर को अगर आप बचा देंगे तो हम आपको इसके बदले में आपको कोहिनूर हीरा प्राप्त करेंगे। तो ऑलरेडी तो रंजीत सिंह तो उसको शाह शुजा के जो सूबेदार था उससे कश्मीर को आज़ाद कराना ही चाह रहे थे। तो वह क्या करते हैं, किसके विरुद्ध, अता मोहम्मद के विरुद्ध युद्ध करते हैं रंजीत सिंह और उस जीत जाते हैं, और शाह शुजा को छुड़ाकर वह वफा को जाकर अफगानिस्तान की जो शासिका होती है उसको सौंप देते हैं। तो उसके अनुसार वफा खां को तो कोहिनूर हीरा देना होता था, लेकिन वह आनाकानी करते हैं, धीरे धीरे समय बीतता जाता है। तब क्या होता है, रंजीत सिंह दबाव बनाते हैं। तब दबाव बनाने के कारण में वफा होती है अफगानिस्तान की शासिका, वो रंजीत सिंह को डुप्लीकेट हीरा दे देती है, जिससे वो काफ़ी क्रोधित होते हैं। और फिर बाद में फिर क्या करते हैं, अफगानिस्तान जाते हैं रंजीत सिंह और हुए हीरे की बात करते हैं। तो उस समय वो जो शाह शुजा था काबुल को जीतना चाह रहा था, तो वह आश्वासन देते हैं और उस बोला जाता है कि जो शाह शुजा था वह अपना पगड़ी में, जो वफा का पति था शाह शुजा, वह अपना पगड़ी में कोहिनूर हीरा को छुपा लिया था। तो वही रंजीत सिंह जाकर वो अपना पगड़ी बदल लेते हैं। तो इस तरह से रंजीत सिंह शाह शुजा से अपना कोहिनूर हीरा प्राप्त करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 49 में ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टोनोवा के युद्ध में हराया था। अब देखिए कौन सा ब्रिटिश जनरल था, वह ब्रिटिश जनरल था सर आयरकुट, पोर्टोनोवा के युद्ध में। आप याद करिए द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध होता है तो उसमें हम लोगों ने देखा था जो 1780 से 84 में होता है। जिस तरह हम लोगों देखेंगे दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध में किस तरह से मैसूर क्या कर देता है, मैसूर पर अंग्रेज आक्रमण कर देता है, जिस पर हैदर अली के लिए खुला चुनौती रहता है। फिर 1780 ईस्वी में क्या करता है, कर्नाटक पर कौन करता है हमला, ये करता है हैदर अली करता है, कर्नाटक जो अंग्रेज के नियंत्रण में होता है। उसके बाद वो क्या करता है, वह जो जनरल होता है जॉर्ज वेली को परास्त कर अर्काट पर अधिकार, वही अर्काट, याद करिए इस अर्काट की चर्चा हम लोगों ने डुप्ले के भी शासनकाल में किया था, जो डुप्ले उसको अपने अंडर में लेता है ना। तो वही अर्काट पर हमला कर गया हैदर अली, अपने अंडर में लेता है। फिर 1781 ईस्वी में हैदर अली का सामना करने के लिए आयरकुट को भेजता है कौन, वारेन हेस्टिंग्स, वही आयरकुट जो पोर्टोनोवा के युद्ध में वो हराया था, किनको, ये हैदर अली को। हालांकि हराने के बाद कोई उसका तत्कालिक लाभ उस समय नहीं मिला था। तो ध्यान में रखिएगा सर आयरकुट के द्वारा 1781 ईस्वी में पोर्टोनोवा का युद्ध में। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 50 में, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे। महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे, हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, शेर सिंह, नौनी हाल सिंह। तो देखिए महाराजा रंजीत सिंह, अब इनके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं कि महाराजा रंजीत सिंह कौन थे। थोड़ा सा महाराजा रंजीत सिंह जो थे वह सिखों के जो मिसल थे उस मिसलों में से एक
थे वह रंजीत सिंह। बोला जाता है कि सिख 12 छोटे छोटे समुदायों में बट गया था और उन समूहों को मिसल कहा जाता था। जो 12 अलग अलग समूहों में बट गया था उन समूह को मिसल कहा जाता था और मिसल के नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया था और जिसके फलस्वरूप बहुत सारे थे, जैसे जिसमें नाभा, पटियाला, कपूरथला जैसे छोटे राज्यों का उदय हुआ। इसमें से उसी में से एक होता है रंजीत सिंह, जो 12 मिसल थे, छोटे छोटे समूहों में संगठित हो गए थे। उन समूहों को एक मिसल जो सुकुर चुकिया मिसल होता है, उसी सुकुर चुकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के पुत्र होते हैं रंजीत सिंह। और ये एक रंजीत सिंह जो होते हैं वह कुशल प्रशासक, साहसी सैनिक और कूटनीतिज्ञ थे जो 1799 ईस्वी में लाहौर, 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार करते हैं। 1799 में कहाँ? लाहौर, और 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार करते हैं। तो उसके बाद उन्हीं का जो उत्तराधिकारी होता है, कौन होता है? ये खड़क सिंह होता है। जो खड़क सिंह होता हुआ इनका पुत्र होता है रंजीत सिंह का। तो वही 1839 या 39, ये 39 ही होगा। 1839 में जब महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु होती है तो फिर उनके पुत्र खड़क सिंह को क्या बनाया जाता है? उत्तराधिकारी दिया जाता है। उत्तराधिकारी बनते, हालांकि बोला जाता है खड़क सिंह के बाद भी कुछ समय बाद उनको बंदी बना लिया गया था और वो जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई थी खड़क सिंह के बाद। तो उसके बाद बोला जाता है कि देखिए, अब थोड़ा सा समझिएगा, तो ये तो इस प्रश्न का सही जवाब खड़क सिंह हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में शेर सिंह और नैनीहाल सिंह भी है। तो इस सभी संबंधित इसी से है। क्या हुआ था, जब खड़क सिंह गद्दी पर बैठता है तो उसका वजीर ध्यान सिंह होता है। उस ऑप्शन में नहीं है। तो वजीर कौन होते हैं? ध्यान सिंह थे। और इस तरह के प्रशासन में जो डोगरा सरदार हावी हो गए थे, और इस तरह के प्रशासन में डोगरा जो सरदार था वह हावी हो गया था। एक सरकार था, उसी में से सेनापतियों में से नीचे से उठ कर आया था। उसके बाद जो वजीर होते हैं, खड़क सिंह की मृत्यु के बाद बोला था, खड़क सिंह का मृत्यु कब हो जाता है? वही होता है, उनको बंदी बना लेता है और जेल में उनकी मृत्यु होती है। तो वही वजीर ध्यान सिंह ने उनके पुत्र नैनीहाल सिंह, किनके पुत्र? खड़क सिंह के पुत्र नैनीहाल सिंह को गद्दी पर बैठा दिया। और नैनीहाल सिंह जो क्या होते थे, उनको पता था कि जो कौन है, डोगरा बंधु का वर्चस्व बढ़ रहा है, तो गुलाब सिंह, ध्यान सिंह और सुचेत सिंह के प्रभाव को समाप्त करना चाहते थे, क्योंकि वो शेर सिंह के समर्थक थे। तो उसके बाद लेकिन संयोग बस देखिए, नैनीहाल सिंह का भी एक दुर्घटना में मृत्यु हो जाता है। और अब उसके बाद रंजीत सिंह के दूसरा पुत्र होते हैं कौन? शेर सिंह। वो शासक बनते हैं और शेर सिंह की भी 1843 ईस्वी में हत्या हो जाती है। तो ये था इसके संबंधित, लेकिन जो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह बनते हैं। खड़क सिंह की मृत्यु के बाद ध्यान सिंह के द्वारा उनके पुत्र को, नैनीहाल सिंह को नियुक्त किया था। हालांकि नैनीहाल सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद नैनीहाल सिंह की दुर्घटना की मृत्यु के बाद दूसरे पुत्र शेर सिंह को बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 51 में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शंस में लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थायी बंदोबस्त। अब लॉर्ड कॉर्नवालिस जो अस्थायी बंदोबस्त है, यह बिल्कुल सही है। अगर अस्थायी बंदोबस्त की बात की जाए तो उसका संबंध कॉर्नवालिस से ही है, क्योंकि इस अस्थायी बंदोबस्त को इस्तमरारी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति और समझौता किया गया था, जिसके तहत क्या होता था, बंगाल और बिहार से भूमि पर कर वसूलने, जमींदारी प्रथा को आधिकारिक जो तरीका था चुनने का, इसी व्यवस्था के तहत लाया गया था। इसमें मुख्यतः बात की जाए कि उस सबसे पहले जो प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था पर पूरा अध्ययन कर कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस अध्ययन करता। और 3 प्रमुख प्रश्न थे उस समय। पहला प्रश्न यही उठता है कि जमींदारी या कृषक में से किसके साथ व्यवस्था की जाए, जमींदारी के साथ या डायरेक्ट कृषक के साथ। दूसरा प्रश्न उठता है कंपनी को भूमि की उपज में क्या भाग होना चाहिए। और तीसरा, भू व्यवस्था अस्थायी होनी चाहिए 10 वर्षों के लिए। इन तीनों प्रश्नों के साथ वह जो है उस समय का जो राजस्व बोर्ड प्रधान सर जॉन शोर होता है, उसके साथ वो बैठक करता, और अभिलेख पाल के साथ, जेम्स ग्रांट के साथ लॉर्ड कॉर्नवालिस का लंबा वाद विवाद चलता है। और उसके बाद सहमति होती है। 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए व्यवस्था बनाई जाती है। 1790 ईस्वी में 10 वर्षों के लिए, लेकिन 1793 ईस्वी में फिर इसको अस्थायी बना दिया जाता है। और इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को एक निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई थी, यानी कोई निश्चित राशि पर भूमि दे दी गई थी, और उस राशि को जमींदार को क्या करना पड़ता था? सूर्य अस्त होने से पहले तक चुका देना होता था। अगर कोई चुकाने में असफल होता था तब वह जमीन नीलाम कर दी जाती थी, किसी और को दे दी जाती थी। और इस तरह से जमींदारी की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकार कौन होता था? उसका उत्तराधिकारी ही होता था, उसका स्वामित्व होता था। इस तरह से इस स्थायी बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहा जाता था, इस्तेमारी बंदोबस्त भी कहा जाता था। इसमें
मुख्य रूप से जो कर था लगभग 89% कंपनी को देना पड़ता था, 11% जो है अपने पास रखते थे। कौन? ये जमींदार। तो ध्यान में रखिएगा, प्रश्न इससे भी पूछा जाता है। तो स्थायी बंदोबस्त हम लोग, उसके बाद है लॉर्ड बेरेली। लॉर्ड बेरेली की सहायक संधि, लॉर्ड बेरेली की भी सहायक संधि हम लोगों ने देख लिया था। लॉर्ड बेरेली की सहायक संधि क्या था? जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि 1798 ईस्वी में सर जॉन शोर के पश्चात भारत के गवर्नर जनरल में बेरेली का जो उद्देश्य था कंपनी को सबसे बड़े शक्ति बनाना, ब्रिटिश अधीन प्रदेशों का विस्तार करना, भारतीय राज्यों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए उसके सहायक संधि का प्रयोग किया गया। इस सहायक संधि के अंतर्गत में क्या था? जिसमें पहला था कंपनी राजाओं को प्रत्येक प्रकार से शत्रुओं से रक्षा करेगी। कौन कंपनी? दूसरा था कि कंपनी राजाओं के विदेशी संबंध कंपनी के अधीन होंगे, जो भी राजा के विदेशी संबंध होंगे वह कंपनी के अधीन होंगे। तीसरा, यानी कहने का मतलब कोई भी विदेशी पत्राचार या व्यवहार या संधि नहीं कर सकता बिना कंपनी के अनुमति से। तीसरा था बड़े राज्यों को अपने यहाँ एक ऐसा जो सेना नियुक्त करना होगा जिसका कमान अंग्रेजी अधिकारियों के हाथों में होता था, जिसका काम क्या था? देश था शांति को कायम रखना। तो इस तरह से बेरेली का सहायक संधि के तहत जो कौन कौन इस पर हस्ताक्षर किए थे? सबसे पहले कौन आया था बेरेली का? याद करिए, 1798 ईस्वी में हैदराबाद के निजाम। दूसरा कौन था? 1799 मैसूर का राजा। और तीसरा कौन थे? अवध के नवाब 1801 ईस्वी में। तो इससे प्रश्न बनता है। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह लॉर्ड हेस्टिंग्स जो होगा वह द्वितीय आंग्ल मराठा नहीं, आंग्ल मैसूर युद्ध में लॉर्ड हेस्टिंग का भूमिका रहता है। क्यों, कैसे याद आ गया? अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, जो 1780 से 84 में होता है। 1773 ईस्वी में कौन हमला करता है? पहले आक्रमण कर देता है मैसूर पर, जो फ्रांसीसियों के अधीन में था, वह कर देता आक्रमण अंग्रेज, जो हैदर अली के लिए खुली चुनौती रहता है। फिर 1780 ईस्वी में कर्नाटक पर कौन कर देता है? वह कर्नाटक का भाग जिस पर अंग्रेजों का अधिकार रहता वह कर देता है उस पर हैदर अली 1780 ईस्वी में। उसी में से उसका एक सेनापति रहता है जो उसको चेंज करता है। वो सेनापति देखिए कौन है, थोड़ा सा भी दिमाग से निकल गया, जॉर्ज वेली होता है। उसको हटाता है वारेन हेस्टिंग्स, फिर आयरकुट को भेजता है। आयरकुट को इसलिए भेजता है क्योंकि आयरकुट ने पहले ही पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को एक बार हरा चुके थे, कारण यही होता भेजने का। हालांकि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध भी कौन होते हैं? जो हैदर अली जीत जाते हैं, लेकिन बोला जाता है कि फिर 1782 ईस्वी में युद्ध की जीतने के बाद वो घायल होते हैं, तो घायल अवस्था में ही वह मर जाते हैं। उसके बाद उनका बेटा टिप्पू सुल्तान वो युद्ध को जारी रखता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी ही मिलान सही नहीं है। आंग्ल मराठा युद्ध, अगर आंग्ल मराठा युद्ध की बात की जाए द्वितीयांग, तो ये 1802 या 3 में हुआ था। एक और थोड़ा सा देख लेंगे आप लोग, 1802 और 1803 था या 6, यही होगा, 1803 या 6। तो दूसरा गलत। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1829 का 17वां रेगुलेशन, ये सही है। लॉर्ड विलियम बेटिंग के शासनकाल में 1829, क्योंकि आप याद करिए लॉर्ड बेटिंग के शासनकाल की बात किया 1829, वही लॉर्ड विलियम बेटिंग जिसके समय में जो भयानक सती प्रथा था, जिसमें सती को यानी विधवाओं को क्या होता था, या तो जिंदा दफन कर दिया जाता था या जिंदा जला दिया जाता था। उस तरह के कुर्तियों पर बंद करने का जो श्रेय जाता है वह लॉर्ड विलियम बेटिंग को ही जाता है। हालांकि राजा राम मोहन राय के प्रयास से एक ऐसा करते हैं। और साथ में इसी के शासनकाल में कौन आता? आधुनिक शिक्षा का प्रसार भी होता, जो क्या आता? 1834 का मैकाले आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 52 में, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? कौन सा? इसका प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। बोला जाता है कि जो राजकुमार खुसरो था, इसी की सहायता के लिए, खुसरो किसका बेटा था? जहांगीर का, है ना। वो जब विद्रोही हुआ था तो गुरु अर्जुन देव ने उसकी सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी। हालांकि इसके लिए गुरु अर्जुन देव को जहांगीर के द्वारा भी फांसी की सज़ा दे दी जाती है। वो फांसी की सज़ा कब दिया जाता है? वो फांसी की सज़ा 1606 में दिया जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, मृत्युदंड दे दिया जाता है गुरु अर्जुन देव को। गुरु अर्जुन देव कौन थे, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं। गुरु अर्जुन देव को सच्चा बादशाह के रूप में जाना जाता है। इन्होंने अमृतसर नामक तालाब बनाया। देखिए अमृतसर नामक हम तालाब बोल रहे हैं, अगर अमृतसर नगर शहर की बसाया जाए तो वह हो जाएगा गुरु रामदास, जो गुरु अर्जुन देव से पहले आए। जो रामदास कौन थे? गुरु अमरदास के ये थे, दामाद थे, है ना। जो गुरु अमरदास होते हैं तो उसके समकालीन अकबर आता, उनकी बेटी बीबी भानी को 22 बीघा जमीन दान देता। उसी में से गुरु रामदास क्या बनाते? अमृतसर नगर बसाते। लेकिन वो तालाब होता वो बसाने का अर्जुन देव काम करते। उसी में हरमंदिर साहब का जो मंदिर बनवाते हैं 1559 ईस्वी में, हरमिंदर साहब का, है ना। तो ध्यान में रखिएगा।
और सबसे पहले बार अर्जुन देव के द्वारा ही आध्यात्मिक कर लेने का प्रथा शुरू किया गया था। यह भी आप ध्यान में रखेंगे। आय के रूप में 1/10 भाग दिया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, 53 में सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया कौन था? सबसे अधिक निर्णायक युद्ध कौन था? प्लासी का युद्ध था कि बक्सर? अब बताइए कौन सा ऐसा युद्ध सबसे निर्णायक युद्ध था जिसने भारत में प्रभुत्व, अंग्रेजों के प्रभुत्व को संस्थापित कर दिया? प्लासी का बक्सर? तो वह हो जाएगा बक्सर। प्रभुत्व को संस्थापित कौन किया? बक्सर। बक्सर ऐसा युद्ध था जिसमें 3 शासक, भारत के वो भी बड़े शासक, यानी मुगल शासक शाह आलम दूसरी, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और मीर कासिम, ये तीनों प्रभावी शासक होते हैं। तीनों का एक बार हार वह ब्रिटिश को यानी अंग्रेजों को भारत में प्रभुत्व को संस्थापित करने का बहुत बड़ा योगदान होता है बक्सर का युद्ध। हाँ, अगर बोला जाए कि दास्ता का जो आरंभ किस तरह से हो गया था, दास्ता और जो गुलामी उसको बोले, तो वह प्लासी के युद्ध के बाद ही स्टार्ट हो गया था। लेकिन जो प्रभुत्व स्थापित हुआ बक्सर के युद्ध, यानी जो 1764 ईस्वी बक्सर का युद्ध के बाद हुआ। इसी बक्सर के युद्ध के बाद आपको देखने को मिलेगा किस तरह से जो है, सोचिए कि जो दीवानी था, जो निजामत था, जो कार्य था, किसके अंडर में था? वह भारत के राजाओं के अंडर में था। डायरेक्ट वहाँ से निकलकर ब्रिटिश के हाथ में चला जाता है। जैसे ही अगर कोई भी सत्ता का अधिकार राजस्व का, सैनिक का चला गया तो समझिए एक तरह से वो सत्ता छीन हो गया, यानी वहाँ का शासक कमज़ोर हो गया। अब वह वास्तविक नियंत्रण अंग्रेजों के हाथ में चला गया। 54 में देखिए, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया गया था। 1 नवंबर 1858 को किन के द्वारा? लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा, बर्नम के द्वारा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, सर हारकोट टेलर के द्वारा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। आइए हम लोग थोड़ा जानते हैं कि महारानी विक्टोरिया कौन थी। अगर महारानी विक्टोरिया की बात की जाए तो ये, हाँ देखिए, महारानी विक्टोरिया है जो इनका जन्म कब होता है? 1819 ईस्वी में। हाँ, 1819 में इनका जन्म होता है और मात्र 8 माह में ही इनके पिता का देहांत हो जाता है। और इनका जो लालन पालन होता है वह मामा के द्वारा ही किया जाता है। वही मामा के अंतर्गत में रहकर यह राज्यकाट पाठ भी संभालती है। और 18 वर्ष की उम्र में ही इनको राजगद्दी भी संभालना पड़ता है। और उसके बाद यह इनका शादी होता है। बोला जाता है शादी के बाद 43 वर्ष की अवस्था में ये विधवा भी हो जाते हैं। और इस दुख को सहते हुए उन्होंने 39 वर्ष तक ईमानदारी और न्याय के साथ काम किया था। तो वही उस समय जब वो 1858 ईस्वी में जब क्या करती है ये महारानी विक्टोरिया, भारत का शासन का प्रबंधन क्या करती है? वह ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप देती है। तो वह उसको पढ़कर कौन सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। तो इस तरह से हम लोगों ने देख लिया कि महारानी विक्टोरिया कौन थी, किस तरह से उनका शादी होता है, किस तरह से वो उनका लालन पालन होता है, किस तरह से वो, हालांकि शुरुआती में जो उनका शादी होता है तो वह अपने पति को इससे दूर रखते हैं, कार्यकाट से। लेकिन हालांकि उनका प्रेम धीरे धीरे जब बढ़ता है तो वह इसमें शामिल भी होते हैं। लेकिन फिर आगे देखने को मिलेगा कि 39 वर्ष की अवस्था में वो विधवा हो जाते हैं। फिर उस दुख को सहते हुए उन्होंने काफ़ी ईमानदारी पूर्वक 43 वर्षों तक काम किया। और उन्हीं का देन होता है कि जो 1857 के क्रांति के बाद क्या हो जाता है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में जो सत्ता था उसको हटाकर ब्रिटिश राज सत्ता को सौंप दिया जाता है। कौन पढ़ के सुनाया था? लॉर्ड कैनिंग सुनाया था। प्रश्न ध्यान में रखिएगा, ये वही लॉर्ड कैनिंग जिसकी चर्चा हम लोगों ने ऊपर किया था। इसमें इंडियन पिनल कोड और प्रोसीजर कोड, क्योंकि देखिए आपको ये प्रश्न जो है 2-3 बार देखने को मिलेगा। लॉर्ड कैनिंग क्या होता है? भारत का अंतिम भारत का ये होता है गवर्नर जनरल भी होता है, प्रथम वायसराय भी होता है। क्योंकि इस अधिनियम के बाद जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जब अधिकार अधिक कर लिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी से, जो उसके अधीन में सत्ता था उसको हटाकर जब क्या ये इसको दे दिया जाता है, यानी ब्रिटिश राज सत्ता को सौंपा जाता है, तब उस समय तो ये था चार्टर एक्ट था, उसके बाद अधिनियम आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, रंजीत सिंह किस काल में किस मिसल से संबंधित हैं? सुकुरचुकिया मिसल से, संधावालिया से, अहलूवालिया से, रामगढ़ से। तो देखिए रंजीत सिंह की चर्चा हम लोग अभी किए थे कि जो महाराजा रंजीत सिंह हैं उनका संबंध है सुकुरचुकिया मिसल से। अब थोड़ा हम लोग इसे समझेंगे कि यह सुकुरचुकिया मिसल आया कहाँ से। बोला जाता है सिख 12 छोटे छोटे समूहों में संगठित थे, उन समूहों को मिसल कहा जाता था। और मिसल के नेताओं ने क्षेत्रों को आपस में बांट लिया था, जिसके फलस्वरूप जो छोटे छोटे राज्य उभर कर आए थे, नावा, पटियाला, कपूरथला, उसी में से क्या हो गया था, रंजीत सिंह का जन्म होता है। ये सुकुरचुकिया मिसल के प्रमुख थे, जिनके पिता होते हैं महासिंह। वही महासिंह के
कौन होते हैं? रंजीत सिंह पुत्र होते हैं। और यह एक तरह से साहसी, कुशल और चतुर कूटनीतिज्ञ थे जो 1799 ईस्वी में लाहौर को जीतते हैं, 1802 ईस्वी में अमृतसर पर अधिकार करते हैं। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, यही जो इन्हीं के द्वारा देखने को मिला कि 1809 ईस्वी में अमृतसर का संधि होता है, जिसमें सतलज नदी के पार रंजीत सिंह ने अंग्रेजों को अधिकार को स्वीकार कर लिया था और सतलज नदी से अंदर में इनका था, महाराजा रंजीत सिंह का। फिर बाद में देखेंगे इनकी मृत्यु के बाद कौन आते हैं? खड़क सिंह बनते हैं। खड़क सिंह की मृत्यु के बाद फिर आपको देखने को मिलेगा खड़क सिंह के जो अल्प पुत्र होते हैं निहाल बनते हैं। फिर रंजीत सिंह के दूसरे पुत्र शेर सिंह बनते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य का प्रशासन को ले लिया था? वह लॉर्ड बेरेस्ली लिया था कि लॉर्ड हेस्टिंग लिया था कि लॉर्ड विलियम बेटिंग लिया था कि लॉर्ड हॉर्डिंग लिया था? तो तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो वह हो जाएगा प्रश्न का सही जवाब लॉर्ड विलियम बेटिंग। देखिए यह प्रश्न, हालांकि देखा जाए तो लॉर्ड विलियम बेटिंग के बारे में कहा जाए तो जो समानता लॉर्ड विलियम बेटिंग ने देसी रियासत के मामलों में हस्तक्षेप ना करने की नीति का अनुसरण किया था, लेकिन 1831 ईस्वी में क्या करता है, मैसूर के नरेश जो होते हैं लंबे कुशासन के कारण उसके राज्य में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत ले लिया गया और बेटिंग भारतीय साम्राज्य में विभिन्न प्रांतों को क्या कर लिया, स्वयं जानकारी, मतलब बोला जाता था जो ये कौन थे, ये बेटिंग थे, वह ब्रिटिश जो भारत ब्रिटिश प्रांत था उसमें स्वयं जानकारी के लिए वह क्या होते थे, उस उद्देश्य के लिए वो स्वयं उसका दौरा किया करते थे। हालांकि वो दौरे के दरमियान में 1829 ईस्वी में आपको यह भी देखने मिलेगा एक जगह होता है पलंग, जहाँ वह पहुँचते हैं, वहाँ से पेनांग से उसकी राजधानी को हटाकर सिंगापुर भी बुक करते हैं। वो जगह होता मलंग होता है, मलंग नहीं मलय है, मलय। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 57 में, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था? तो किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? यह मीर कासिम करता है। कब करता है? वही मीर कासिम करता है जब मीर जाफर के बाद मीर कासिम को क्या किया जाता है, नवाब बनाया जाता है। नवाब इसलिए बनाया जाता है क्योंकि मीर जाफर जब क्या होता है, नवाब बनता है, तो वह खुले हाथों से धन के लुटाता है, जिसके कारण जमींदारी, कर वसूली सभी का अस्तित्व अस्त व्यस्त हो जाता है। और उस समय एक परिस्थिति भी ऐसा बनता है कि जो मीरन होता है, मीर जाफर का पुत्र होता है, उसका देहांत होता है, तो उस समय अंग्रेजों को मौका मिल जाता है और मीर कासिम को बना देता है। और मीर कासिम काफ़ी ही योग्य निकल कर आता है, जो हालांकि अंग्रेजों को तो एक कठपुतली सरकार चाहिए था, लेकिन वह उससे भी योग्य निकल कर आता है, जिसके कारण वो सभी को वह कंट्रोल करता है। जिसमें हम लोग देखे थे कि जो रिक्त राजकोष था, विद्रोही सेना था, और खासकर जो विद्रोही जमींदार थे, जैसी सभी समस्याओं का वो हल निकालता है। जिससे क्या होते हैं, स्टार्टिंग में तो अंग्रेज प्रसन्न होते हैं, लेकिन बाद में अंग्रेज पर भी ये हावी होता है, क्योंकि बहुत सारा जो कर होता है वो छूट दे देता है, जिसमें भारतीयों को उस पर व्यापार में कर में छूट नहीं था, जिसके कारण अंग्रेजों से ही सामना करना पड़ जाता है। और उसी में से वो क्या करता है, मुर्शिदाबाद से वो अपनी राजधानी को मुंगेर ट्रांसफ़र करता है, क्योंकि उसका मानना था कि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का हस्तक्षेप ज़्यादा है, जिससे उसको कार्यकाट में दिक्कत होता, इसके कारण वो ट्रांसफ़र करता है। नेक्स्ट देखिए 58 में, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है? कह रहा किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों का? तो वह गुरु गोविंद सिंह। ये गुरु गोविंद सिंह कौन थे? तो ये जो गुरु गोविंद सिंह वह जो 10वें गुरु थे, सिखों के 10वें गुरु थे, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में होता है। इन्होंने आनंदपुर नगर की स्थापना की थी। खालसा पंथ इन्हीं के द्वारा 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना किया था। और इस खालसा पंथ के तहत उन्होंने क्या किया था, सिख अनुयायियों को 5 वस्तुएं रखने के लिए क्या कहा था। 5 वस्तुएं कौन कौन सा था? कंघा था, केस था, काड़ा था, कच्छा था, कृपान था। ये 5 इन्हीं के द्वारा संबोधन किया गया था। ये भी ध्यान में रखिए, कभी कभी खालसा पंथ इनके द्वारा पूछ दिया जाता है। फिर जो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा और 80,000 क्षमता की जो खालसा सेना है, इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया था। और इनके 2 पुत्र फतेह सिंह और जोरावर सिंह होते हैं, जिनको मुगल फौजदार वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। तो ये भी प्रश्न कभी कभी को देखने को मिलता है कि निम्नलिखित में से वजीर खान ने या फिर मुगल शासकों ने किसे दीवार में चुना दी। गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र कौन होते हैं? फतेह सिंह और जोरावर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बक्सर युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? अब बताइए बक्सर का युद्ध कब होता है? बक्सर का युद्ध हम लोगों ने देखा था प्लासी के युद्ध के बाद। किन परिस्थितियों में? जब मीर कासिम को अंग्रेजों के द्वारा शासक बना दिया जाता है, जब अंग्रेज एक कठपुतली सरकार की तलाश में होती है, लेकिन वह उससे योग्य सरकार मिलता है, जिसके कारण क्या हो रहा था, अंग्रेजों को कठिनाइयों का सामना हो रहा था। उस परिस्थिति में फिर उसको मीर कासिम को हटाकर फिर से मीर जाफर को लाता। वही मीर कासिम वह अवध के नवाब और
ये मुगल शासक से वह क्या करता, सहायता की याचना करता। उसी याचना में से जब तीनों क्या कर रहा, अंग्रेजों को हराने के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा होता, प्लान बना रहा होता। जैसे ये बात अंग्रेजों को पता चलता, अंग्रेजों बिहार के पटना के बक्सर में पहुंचती है और तीनों में एक युद्ध होता है। इस युद्ध में तीनों शासक की एक साथ हार होती है और अंग्रेजों की विजय होती है। और इसी यही जो है युद्ध बक्सर का युद्ध के रूप में जाना जाता है, जो 1764 ईस्वी में हो जाता है। और इसी युद्ध के बाद कहा जाता है, क्या कहा जाता है कि जो मतलब अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को संस्थापित कौन सा युद्ध कर दिया, तो ये बक्सर का युद्ध था। तो दिल्ली के शासक कौन थे, शाह आलम द्वितीय थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए। अब देखिए टीपू सुल्तान अंग्रेजों के युद्ध में कब मारा जाता है, वह 1799 ईस्वी में, आंग्ल मैसूर युद्ध। ये आंग्ल मैसूर युद्ध क्यों होता है, थोड़ा सा शॉर्ट में इसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है कि ये चिक्का कृष्ण राज जो मैसूर होता है, यानी मैसूर के चिक्का कृष्ण राज एक होता है, उसमें क्या होता है, चिक्का कृष्ण राज जो होता है वह उसका शासक होता है। उसके अंतर्गत में नंदराज और देवराज दो मुख्य सेनापति होते हैं। उसी के अंडर में सरकार चल रहा होता है। उसी में फिर 1721 ईस्वी में हैदर अली का जन्म होता है, जो एक योग्य मतलब सेना के रूप में उभर कर आता है, जो परिश्रमी, लगनशील, साहसी एवं दृढ़ निश्चयी व्यक्ति होता है। उसके बाद क्या होता है, वह हैदर अली वह सेना में, यानी जो उस समय जो चिका कृष्ण राज्य का जो चल रहा था उसमें वो शामिल होता है। फिर उसको बाद में शासक बना दिया जाता है। उसके बाद फिर वही आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल मैसूर युद्ध इसलिए होता है क्योंकि उसमें क्या होता है, उत्तरी सरकार पर अंग्रेज निजाम से मिलकर हैदराबाद के निजाम से मिलकर वो हमला कर देता है उत्तरी सरकार पर, जो कि इस अकारण हमला से हैदर अली काफ़ी क्रोधित होता है। उसने अपना कूटनीति से क्या करता है, निजाम को और मराठा को अपने तरफ मिलाकर वह क्या करता है, अंग्रेजों से युद्ध करता है। और इस युद्ध में लड़ते लड़ते वह मद्रास की कोठी तक पहुंच जाता है। उसके बाद वही मद्रास का संधि होता है। तो प्रथम आंग्ल मैसूर 1767 से 1769 के बीच होता है, इसमें मद्रास की संधि होता है। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में भी अंग्रेज का ही हाथ होता है। वह क्या होता है, 1773 ईस्वी में क्या कर देता है, और ये जो एक होता है ये फ्रांसीसी निवास होता है माहे, उस पर आक्रमण कर देता है। और इस आक्रमण के बाद यह आक्रमण जब होता है तो वह हैदर अली के लिए खुला चुनौती रहता है। फिर पुनः हैदर अली ने निजाम और अंग्रेजों के विरुद्ध संधि कर लेता है। उसके बाद फिर 1780 ईस्वी में जो हैदर अली होता है, जो कर्नाटक का क्षेत्र जो अंग्रेजों के नियंत्रण में था उस पर हमला कर देता है। और इस पर जब हमला करता है तो जॉर्ज वेली होते हैं, उसको वह परास्त करके अरकाट पर अधिकार कर लेता है हैदर अली। फिर जैसे ही वारेन हेस्टिंग्स जॉर्ज वेली को हटाता है और आयरकुट को भेजता है 1781 ईस्वी में। आयरकुट को इसलिए भेजता है क्योंकि पोटोनवा के युद्ध में हैदर अली को एक बार हरा चुका था, है ना। इस पर द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में हैदर अली जीत जाता है, लेकिन वह घायल हो जाने के कारण कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है वही युद्ध के मैदान में, है ना। उसके बाद फिर उसका बेटा टीपू सुल्तान उस युद्ध को जारी रखता है। वह 1 वर्षों तक मतलब युद्ध चलता है, जारी रहता है, जिसमें मैंगलोर की संधि होती है। उसके बाद फिर टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू सुल्तान शासक बनने के बाद फिर तीसरा आंग्ल मैसूर होता है। इसमें यह आरोप लगाता है कि टीपू सुल्तान क्या कर रहा है, वह फ्रांसीसियों से मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध गुप्त समझौता कर रहा है तथा त्रावणकोर पर आक्रमण किया। इन 2 आरोप लगाकर वह हमला करता है। इस हमला में मराठा निजाम का भी सहयोगी के रूप में रखे हुए रहता है। वो श्रीरंगपट्टनम में हैदर अली और अंग्रेजों के बीच युद्ध होता है, और जिसमें श्रीरंगपट्टनम में स्थित उसको घेर कर क्या किया था, टीपू सुल्तान को मतलब हरा दिया जाता है। और इस हार के बाद एक संधि कराया जाता है। इस संधि के लिए विवश कर दिया जाता है। और इस संधि में उसको टीपू सुल्तान को क्या कहता है, आधा राज्य देने के लिए कहता है। इस आधा राज्य में वो अपने सहयोगियों को देने, आधा जो राज्य उसको मिलता है, आधा हिस्सा उसको देने के लिए टीपू सुल्तान को व्यस्त करता है। उसमें से कुछ हिस्सा सहयोगियों को देता है। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है हैदर अली क्या करता है, मतलब अंग्रेजों को हराने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने की दिशा में प्रयास कर रहा होता है। इसमें नेपोलियन बोनापार्ट होता है, उसके साथ पत्र व्यवहार करता है। यह बात जब अंग्रेजों को पता चलती है तो फिर से वह क्या करता है, अंग्रेज मराठा को इस बात पर एग्री करवाकर अपने साथ लड़ने के लिए तैयार करता है कि जो भी हम युद्ध में जीतेंगे उसका 3 भाग लगाएंगे। तो इस पर एग्री कर फिर से वो क्या करता है, उस पर मतलब ये टीपू सुल्तान पर हमला करता है। श्रीरंगपट्टनम में वह युद्ध होता है। वो श्रीरंगपट्टनम तो दूसरा में हो गया ना, यह भी जो 1799 ईस्वी में भी ये युद्ध होता है, वह श्रीरंगपट्टनम में वहीं पर वो मारा जाता है वह 1799 ईस्वी में। इसमें वह वीर गति को प्राप्त होता है, मर जाता है। इस प्रकार से 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट के बाद 61 में हम लोग देखते हैं। 61 में किसके शासनकाल में ब्लैक होल घटना घटित हुई थी। यह ब्लैक होल घटना कब घटित हुआ था, ब्लैक होल घटना तब घटित होता है जब सिराजुद्दौला के द्वारा बंगाल पर आक्रमण किया जाता है। बंगाल अर्थात कलकत्ता पर।
वही 4 को कासिम बाजार पर किया जाता, उसके अंडर में लेता, फिर 15 तारीख को कलकत्ता पर, फिर 20 तारीख को विलियम फोर्ट पर आक्रमण करता। और उस विलियम फोर्ट में जो ब्रिटिश गवर्नर ड्रेक होते हैं और सेनापति मिंचिन होते हैं, वह भागकर फुल्टा द्वीप पे चले जाते हैं। और उसी में से वह 20 जून को वह 146 व्यक्तियों को 14/18 के कमरे में पकड़कर बंद कर देता। जब अगले सुबह खुला जाता तो मात्र 23 व्यक्ति जीवित बचते। यही घटना ब्लैक होल की, जिसको हॉलवेल काफ़ी इसको प्रज्वलित करता है। तो ब्लैक होल की घटना किसके द्वारा? सिराजुद्दौला के द्वारा घटित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, सिखों के अंतिम गुरु। अभी हम लोग चर्चा किए थे सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? वह थे गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम गुरु होते हैं और सिखों के 10वें गुरु के रूप में भी जाने। गुरु गोविंद सिंह वही थे जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना किए थे। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किया जाता है। इन्होंने 5 ककार के सिख अनुयायियों के लिए 5 ककार का भी दिया है, जिसमें केस, कंघा, कच्छा, काड़ा, किरपान को इन्होंने संबोधित किया है। इन्होंने मतलब खालसा सेना को भी तैयार किया था। उसके बाद इनके द्वारा बात किया जाए, इनके जो पुत्र थे, जो फतेह सिंह और जोरावर सिंह थे, उनको किनके द्वारा? मुगल फौजदार वजीर खां के द्वारा उनको चिनवा दिया गया था दीवार में। ये भी प्रश्न देखने को मिलता है। तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 63 में, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? अभी बताइए, इसकी चर्चा हम लोग किए थे। वह कौन सा युद्ध ने जिसने ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया था, यानी इसमें उसका प्रारंभ हुआ था? कौन था? प्लासी का युद्ध था कि बक्सर का युद्ध था? इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? एक है ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ, और इससे पहले हम लोगों ने देखा था ब्रिटिश प्रभुत्व का संस्थापित किया। तो प्रारंभ किया है प्लासी का युद्ध, लेकिन अगर आ जाता कि ब्रिटिश प्रभुत्व का संस्थापित कर दिया भारत में प्रभुत्व, तो वह हो जाएगा बक्सर का युद्ध। तो इस प्रश्न का क्या कह रहा है कि ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी का युद्ध। कैसे प्लासी का युद्ध हुआ? क्योंकि बताइए, इस प्लासी के युद्ध में क्या होता है? पहली बार एक छोटे से सैन्य सेना एक बड़े सेना सिराजुद्दौला को, जिसके पास मतलब उसके तुलना में कई गुना बड़ा सेना था, पता है 400-300 सेना, उसके पास 18,000 सेना, उतना बड़ा को हराने में कामयाब हो गए। उसके बाद वो क्या हो गया? दखल देना स्टार्ट हो गया। बंगाल उसके अंडर में, बंगाल उस समय बोला जाता था सबसे समृद्ध था, और सबसे मतलब समृद्ध कहने का मतलब वहाँ से राजस्व भी आ रहा था, समृद्ध था सब तरह से, वह उसके अंडर में आ गया। फिर उसके बाद संस्थापित हो गया जब वो बक्सर का युद्ध में जीत जाता है। तो इस तरह से ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस युद्ध में पहली बार वो क्या होता है? एक अपने से बड़े सैन्य योद्धाओं को हराने में कामयाब होता है, तथा वह बंगाल समृद्ध होता है और उसे अपने अंडर में लेने में वो कामयाब होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने मॉडर्न भारत यानी कि आधुनिक भारत से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल देखा, जिसमें से हम लोगों ने प्लासी का युद्ध तथा जो भी था ब्लैक होल, इससे घटना जो भी था उसका विस्तार पूर्वक हम लोगों ने हल देखा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। आपको यह क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।